हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू महा रिविजन ऑफ नीट। और आज का टॉपिक है हमारा एसी सर्किट्स। बहुत मैथमेटिकल चैप्टर है, इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट इसको ड्रॉप करते, लेकिन बहुत सिंपल है। इफ़ यू अप्लाई कॉन्सेप्ट करेक्टली तो ये आंसर आना ही आना है और बहुत इजीली आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात होती है एसी जनरेटर की। अब एसी जनरेटर में क्या याद रखना है, तो पहला पॉइंट जो याद रखना है वो है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का एक्सप्रेशन होता है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट होगा तो करंट के टर्म में लिखने का, वेर ई नॉट इज इक्वल टू बैन ओमेगा, जो हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, इंटू 2πf। ये इसका पीक वैल्यू, ये पीक वैल्यू बोलते हैं, या तो मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। इससे अपना जो ग्राफ बनेगा वो ऑसिलेशन के ग्राफ के साथ मैच होगा। ये 0, पाई एंड 2π। तो यहाँ पे भी बात करते, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होता है वो होता है t टाइम पीरियड, और यहाँ तक का टाइम होगा t/2, यहाँ तक का टाइम होगा t/4। तो 0 से पीक पहुंचने के लिए उसको t/4 टाइम लगता है। अब ये ईएमएफ वोल्ट मीटर और एमीटर मेजर नहीं कर सकते हैं, तो एसी वोल्ट मीटर और एसी एमीटर यूज करते हैं, और वो जो रीडिंग देते हैं उसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। पूरे चैप्टर में क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा, वोल्टेज इज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो 230 वो वोल्टेज जो होगा वो आरएमएस होगा। तो आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला होता है पीक डिवाइड बाय √2, या तो 0.707 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू। तो सिंपल है, जहां तक है ई नॉट, तो इसका आरएमएस वैल्यू ई नॉट बाय √2 तक जाने के लिए एंगल बनेगा π/4 और t/8। ये ऑसिलेशन में भी बात की थी। तो 0 से आरएमएस तक पहुंचने का टाइम होता है t/8, आरएमएस से पीक पहुंचने के लिए t/8। 0 से ई नॉट बाय √2 तक जाना है, तो जो टाइम लगेगा वो है t/8, और आई कैन राइट 1/8f। ई नॉट से ई नॉट बाय √2 टू पीक वैल्यू तक जाने के लिए भी टाइम लगेगा t/8, दैट इज सेम। 0 टू ई नॉट तक जाने के लिए टाइम लगेगा t/4, मतलब 1/4f। ये वैल्यू इसमें याद रखना है। अच्छा, दूसरा वैल्यू होता है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है यहाँ पे 2/π टाइम्स ई नॉट, और इट इज 0.63 टाइम्स ऑफ ई नॉट। ये एवरेज वैल्यू है इसका। एवरेज वैल्यू पे जनरली नहीं पूछते क्वेश्चन, जो भी है आरएमएस वैल्यू से क्वेश्चन पूछते हैं। ये टाइम के बारे में बहुत पॉपुलर है। तो हमारे पास 3 वैल्यू याद रखना है। एक तो इंस्टेंटेनियस क्या होता है, वो बेसिक होता है इंस्टेंटेनियस, जिसमें एक इक्वेशन याद रखना होता है। अदर देन इंस्टेंटेनियस, पीक वैल्यू क्या होता है, आरएमएस क्या होता है, और एवरेज क्या होता है। तो क्वेश्चन ऐसा है, पीक, आरएमएस, एवरेज तीनों इक्वल हो सकता है क्या? मैंने बहुत जगह पूछा है ऐसा क्वेश्चन, सब बोलते नहीं हो सकता, तो आंसर है यस, हो सकता है। पीक वैल्यू, उसका आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू तीनों इक्वल होते हैं फॉर डीसी, मतलब डायरेक्ट करंट अगर दिया है तो हमारा फॉर्मूला ये होगा। एवरेज, आरएमएस और पीक तीनों सेम होंगे।
ठीक है, ये एसी जनरेटर के बारे में। अच्छा, अगर अलग अलग ग्राफ देंगे तो कैलकुलेशन करना पड़ता है, लेकिन आज तक एक ही बार आया है तो वी विल निग्लेक्ट दैट। ग्राफ दिया हो अगर उसमें से आरएमएस वैल्यू निकालना है। ये बेसिक बताने का इंटेंशन क्या है, पूरे चैप्टर में बार बार आरएमएस वैल्यू निकालना पड़ेगा, बार बार आपको ऐसा इक्वेशन लिखना पड़ेगा, तो ये तुम लोग को पता होना चाहिए कि क्या है। अब मेन जो चैप्टर चालू होता है उसको हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे ताकि काम इजी हो। और वो टेबुलर फॉर्म कैसा है वो समझो। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बनाऊंगा। फिर मैं एक छोटा सा उसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करूंगा। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ और करंट का एक्सप्रेशन मैं सिर्फ बोल दूंगा कि क्या होता है, तुम लोग पॉज करके लिख सकते हो बाद में। उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा मैं फेज डिफरेंस कितना प्रोड्यूस होने वाला है, कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा उसका पावर फैक्टर, या तो पावर फैक्टर के बाद पहले लिख देते हैं उसका रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का कितना है, जिसको हम लोग नाम देने वाले हैं इम्पीडेंस। फिर इसका पावर फैक्टर, फिर इसका पावर, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात हुई तो चलो मैं एक सिंपल सर्किट से बात चालू करता हूं कि सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा अक्रॉस एन ऑल्टरनेटिंग सप्लाई। तो इसका फेजर डायग्राम का वोल्टेज का वैल्यू ये है तो करंट इसी पे आने वाला है, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस होता है 0। सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो है R है। पावर फैक्टर होता है 1। पावर फैक्टर का वैल्यू फॉर्मूला होता है cos phi, डायरेक्ट याद रखो cos phi। तो phi 0 है तो cos 0 1 हो गया। पावर नॉर्मल जो हमारा फॉर्मूला है वोल्टेज इंटू करंट, तो ERMS इंटू IRMS, और E स्क्वायर R और I स्क्वायर R, वो सब पॉसिबल है। इंपॉर्टेंट बात, वैल्यू ऑफ R इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो R का वैल्यू चेंज नहीं होता है। R इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फर्स्ट। सेकेंड डायग्राम समझते हैं। सिर्फ L कनेक्टेड है, इसका फेजर डायग्राम, ये वोल्टेज और ये करंट। करंट लैग करता है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री, याद रखना करंट लैग करता है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री। फेज डिफरेंस होता है π/2। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है उसको लिखते हैं XL विच इज 2πfL और सिंपल ωL। cos phi पावर फैक्टर 0, लेकिन करंट लैग हो रहा है इसके लिए लैगिंग लिखा है, याद रखना करंट लैग हो रहा है इसके लिए लैगिंग लिखना पड़ता है। एवरेज पावर 0 और इसके लिए करंट को बोलते हैं वॉट लेस करंट। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, जब हम लोग ये चैप्टर सीखते हैं ना तो बीच बीच में इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस पावर होता क्या है, कोई भी इंस्टेंट पे पावर, वो पावर इंस्टेंटेनियस पावर हैज फ्रीक्वेंसी डबल ऑफ सप्लाई। सप्लाई का जो भी फ्रीक्वेंसी होगा उसका डबल होता है फ्रीक्वेंसी इंस्टेंटेनियस पावर का। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कम लोग ये बताते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन दिखेगा तुमको कोई बुक में, ठीक है। ऐसा ही सेम कैपेसिटर के साथ करना है। तो कैपेसिटर अगर कनेक्ट किया तो पूरा इंडक्टर का उल्टा 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 लिखना है। मतलब वोल्टेज अगर हॉरिजॉन्टल बनाया V तो करंट होगा 90 डिग्री ऊपर, मतलब करंट लीड करेगा कितने एंगल से, तो आंसर है π/2 से। इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है 1/2πfC और 1/ωc। यहाँ पे भी पावर फैक्टर 0, बट दिस टाइम आई हैव टू राइट लीडिंग एंड एवरेज पावर इसका 0 है। दिस इज बेसिकली एवरेज पावर।
अगेन इंस्टेंटेनियस पावर इज फ्रीक्वेंसी डबल, करंट इज कॉल्ड व्हाट, लेस करंट। ये 3 बेसिक है अपने, अगर इसको समझ लिया है ना तो जब तीनों साथ में आएंगे ना तो प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब तीनों साथ में जब होते हैं उसको ड्रॉ करता हूं मैं, आर, एल और सी, इनका वोल्टेज है E, यहाँ पे है ER, यहाँ पे है EL, यहाँ पे है EC। सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है। इसका फेजर डायग्राम समझ लो। जब मैं बोलता हूं XL ग्रेटर देन XC होगा तब क्या, और इसका उल्टा XC ग्रेटर देन XL में करना है, B XC ग्रेटर देन XL। ये करंट बनाया, रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज होगा वो इसी डायरेक्शन में ड्रॉ करोगे, VR या ER, और ये होगा EL माइनस EC, और रिजल्टेंट जो होगा वो यहाँ पे होगा, रिजल्टेंट E, अप्लाइड वोल्टेज E। और अप्लाइड वोल्टेज करंट को लीड करेगा, तो करंट लैग करता है कितने एंगल से, तो एंगल है फाई, और इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC अपॉन R। पाइता ये EL माइनस EC है, E को रिप्लेस करने का XL से तो आ जाएगा, ठीक है। इम्पीडेंस, इसका इम्पीडेंस मतलब रेजिस्टेंस, इन शॉर्ट तीनों का मिला के रेजिस्टेंस बनता है R² प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। मैं तो बोलता हूँ यही याद रखने का, अगर उल्टा हुआ तो अपने आप माइनस हो जाएगा, उल्टा हुआ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इम्पीडेंस का फॉर्मूला है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला याद रखने का R/Z, लेकिन लैगिंग, तो क्वेश्चन में होगा 0.8 लैगिंग, इसका मतलब XL ग्रेटर देन XC है। पावर, इसका इंपॉर्टेंट है पावर, ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, ये इसका फॉर्मूला है। कॉस फाई मतलब ये रहा, R/Z डाल देता हूं। करंट का बेसिक फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो मैं यहां से इसको लिख सकता हूं ERMS स्क्वायर बाय R, यहाँ पे R बाय Z स्क्वायर। ये ERMS, देखो ERMS ही है। IRMS को वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस लिखा, इम्पीडेंस टोटल जो इतना होता है वो, और cos फाई को R/Z लिख दिया, तो ये बन गया इसका। पीक वैल्यू के टर्म में चाहिए तो RMS को पीक डिवाइड बाय √2 डाल के कर सकते। ये बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, ERMS स्क्वायर R/Z स्क्वायर। अब इसी में अगर XC ग्रेटर देन XL है तो इसको नीचे बनाएंगे, इसको चेंज करेंगे, इधर चेंज करेंगे, ये सेम रहेगा, लीडिंग लिख देंगे, दैट्स इट, इतना ही फर्क है। अब बहुत लोग इसमें ना एक बात बोलते हैं, वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट फाइंड करो। तो ये जो है ये एवरेज पावर जनरेट कर रहा है, तो ये एक्चुअल पावर है। वॉटलेस मतलब ऐसा करंट जिससे पावर प्रोड्यूस नहीं होता है, तो वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट होता है IRMS इंटू साइन फाई, ये इसका फॉर्मूला बनता है, वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। अब ये बेसिक बताया मैंने, इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हैं। अगर मेरे पास कैपेसिटर नहीं नहीं दिया है तो ये फॉर्मूला में जिधर जिधर EC EL लिखा हुआ है, EC XC ये सबको 0 कर दो बस, तो आपके फॉर्मूला बन जाएगा। R और C दिया होगा तो L को एलिमिनेट कर दो, तो आपके फॉर्मूला बन जाएंगे, ठीक है। इसमें ही दूसरी एक बात, ये तीनों वोल्टेज और ये चार, इनमें एक रेजिस्टेंस, इनमें एक रिलेशन याद रखो, टोटल वोल्टेज का स्क्वायर इज इक्वल टू ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC द होल स्क्वायर, ये रिलेशन है। ये इन चारों वोल्टेज में रिलेशन है, और ये याद रखना जनरली इन तीनों को ऐड करके टोटल मिलता है, लेकिन AC में ऐसा वैलिड नहीं है, ये रिलेशन याद रखना। तो दिस इज अबाउट बेसिक। अब
क्वेश्चन ये अगर एक्सेल एक्सी से ज्यादा है, एक्सी एक्सेल, तो जब इक्वल होगे तब क्या होगा। तो इक्वल के लिए कैलकुलेशन समझ लो, जिसमें से मैं सिर्फ ये कैलकुलेशन रख रहा हूं क्योंकि मुझे चाहिए, कुछ बताना है इसके लिए। चलो, दैट इज कॉल्ड सीरीज रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस में समझो पहले, व्हेन एक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ किया तो ये स्ट्रेट लाइन फॉर एक्सएल, ये ऐसा लाइन फॉर एक्ससी। और ये पॉइंट एक ऐसा फ्रीक्वेंसी है जहां पे दोनों वैल्यू इक्वल हो रहे हैं, दैट इज एक्सएल इक्वल टू एक्ससी। और ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई रूट ऑफ एलसी। अब रेजोनेंस में अगर एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो जाते हैं तो अप्लाइड वोल्टेज, पहला अप्लाइड वोल्टेज जो होगा E, दैट विल बी इक्वल टू ER। मतलब जो भी वोल्टेज दिया होगा वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस दिखेगा। सेकेंड, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा। अब क्वेश्चन में ना डायरेक्ट सीरीज रेजोनेंस बोलते नहीं है, इनडायरेक्टली दिया होगा, कुछ डायग्राम बना के देंगे। अगर L और C पे वोल्टेज सेम हुआ मतलब ये रेजोनेंस है, जो भी अप्लाई वोल्टेज है सीधा रेजिस्टेंस पे आ जाएगा। थर्ड, क्वेश्चन में दिया होगा रिएक्टेंसेस आर इक्वल, मतलब XL इक्वल टू XC। फोर्थ, impedance become minimum and it is equal to R। impedance मतलब total resistance R, इसका भी R था। फिफ्थ, current become maximum and that become total voltage upon total impedance, मतलब total voltage upon R बन जाएगा, या फिर ER upon R से भी ढूंढ पाएंगे अभी। ER मतलब वोल्टेज अक्रॉस R अपॉन R, इससे भी ढूंढ लेंगे हम लोग। तो इनका ग्राफ क्या होता है Z मैक्सिमम का और इसका, तो ये ग्राफ होता है जिसमें ये वैल्यू रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है और ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, और इम्पीडेंस निकाला तो उल्टा करना पड़ता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ, फाई बिकम जीरो। अच्छा, फाई बिकम जीरो, फाई का फॉर्मूला था tan इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो गए, फाई जीरो। यहाँ पे भी फाई जीरो था, फेज डिफरेंस जीरो। सर बार बार इधर से इधर क्यों जा रहे हैं, रीजन है, बताता हूँ। क्वेश्चन में बोला होगा वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं वो आपको याद रखने, या तो अपने बुक में लिख लेना। ये ऐसा तो कभी लिख के नहीं देंगे। क्वेश्चन में बोले होंगे अप्लाइड वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस रेजिस्टेंस, मतलब रेजोनेंस है। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर बिकम इक्वल, मतलब रेजोनेंस है। रिएक्टेंसेस आर इक्वल। इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट बिकम मिनिमम, करंट बिकम मैक्सिमम, वोल्टेज एंड करंट विल बी इन फेज। ये सब स्टेटमेंट है। सेवेंथ, पावर फैक्टर बिकम 1, मतलब यूनिटी। लिखा होगा क्वेश्चन में पावर फैक्टर बिकम यूनिटी। एट, एवरेज पावर डेसिपेशन बिकम मैक्सिमम। एवरेज पावर डेसिपेशन बिकम मैक्सिमम, तो भी रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस में मैं बार बार इसको कंपेयर कर रहा हूं, तो क्वेश्चन में दिया होगा सर्किट बिकम प्योरली रेजिस्टिव। अगर ऐसा लिखा है तो भी वो रेजोनेंस है। और 10th कंडीशन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, के क्वेश्चन में तीनों लगे होंगे, R, L और C तीनों लगे होंगे। मैं डायग्राम से बता देता हूं, तीनों लगे हैं। क्वेश्चन में ऐसा बोला होगा पहले हमने कैपेसिटर को रिमूव किया, मतलब डायग्राम ऐसा बन गया, और बोला होगा करंट लैग्स
वोल्टेज बाय समझो 45 डिग्री, मतलब फेज डिफरेंस 45 डिग्री दिया है। फिर वापस बोला होगा कि भाई अब इंडक्टर निकाल के कैपेसिटर रखा है और करंट लीड कर रहा है बाय 45 डिग्री। तो अगर ये दोनों केस में वैल्यू सेम है तो रेजोनेंस है। बहुत पॉपुलर केस है ये 10। तो ये जो 10 कंडीशन मैंने दी है ये रेजोनेंस आइडेंटिफाई करने का मेथड है, और इसके अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मूलाज में भी चेंजेस कर लिए हैं। पावर का फॉर्मूला यही बनेगा ERMS इंटू IRMS। तो ये सीरीज रेजोनेंस, इसमें करंट मैक्सिमम होता है, इसके लिए इसको बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट, क्योंकि एक्सेप्ट करता है करंट। इसके बाद आता है पैरेलल रेजोनेंस, जिसपे बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं फटाफट क्या होता है। अब पैरेलल रेजोनेंस में सीरीज रेजोनेंस का उल्टा काम करना है आपको। दैट मीन्स अब देखो, इसमें तुम्हारे सिलेबस में थोड़ा सा रॉन्ग ही दिया है कि इंडक्टर और कैपेसिटर सिर्फ पैरेलल में लगा हुआ है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है, बट ठीक है, सीख लेते हैं। ये ऑल्टरनेटिंग सप्लाई, ये C, ये L, इनके अक्रॉस वोल्टेज सेम आ जाएगा। पैरेलल रेजोनेंस में यहां से जो करंट होने वाला है वो है 0, क्योंकि इसका जो इम्पीडेंस होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। वहां पे मिनिमम था, ये मैक्सिमम। इसके लिए किसी को भी अलाउ नहीं करता है, तो ये है रिजेक्टर सर्किट। तो हम भी दुनिया में ऐसे ही बोलते हैं भाई, जो अच्छे होते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं ये सीरीज रेजोनेंस है, जो बुरे होते हैं जो सबको ना बोलते रहते वो पैरेलल रेजोनेंस है। उसको ऐसे ही बोलेंगे भाई तू पैरेलल रेजोनेंस है, बेचारे को नहीं समझा क्या बोल रहा है ये। ठीक है, करंट 0 होता है, बाहर से कोई करंट नहीं अंदर जा सकता। इनफैक्ट अंदर से भी कोई करंट बाहर नहीं जा सकता, ये सेम करंट इधर घूमते रहेगा, बाहर नहीं जा पाएगा। इसका स्पेशलिटी है ये। वापस बोलता हूं, पैरेलल रेजोनेंस में Z बिकम मैक्सिमम विच टेंड्स टू इंफिनिटी एंड करंट बिकम मिनिमम विच टेंड्स टू 0। ये पैरेलल रेजोनेंस। फ्रीक्वेंसी अभी भी वही रहता है 1/2π√LC, ये फ्रीक्वेंसी है। और करंट अंदर नहीं जा सकता, अंदर का करंट बाहर नहीं आ सकता। यही स्पेशलिटी यूज होता है LC ऑसिलेटर में। और जब LC ऑसिलेटर की बात करते हैं तो सबसे पहले कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, फिर इधर लगा देते हैं। तो देखो फर्स्ट स्टेप, कैपेसिटर को चार्ज किया हमने विद अ सेल। तो मेरा ग्राफ को समझ लो कि क्या होने वाला है। कैपेसिटर चार्ज हो गया मैक्सिमम तक, उसके बाद कैपेसिटर को हमने कनेक्ट किया पैरेलल में एक इंडक्टर को, ये अपना एनर्जी देगा। तो कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग, डिस्चार्ज हो गया कैपेसिटर। यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। लेकिन जब डिस्चार्ज हो रहा था तब इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है मैग्नेटिक एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी पूरा कन्वर्ट हो गया मैग्नेटिक में। फिर इंडक्टर के पास अब एनर्जी है, तो इंडक्टर अपना एनर्जी कैपेसिटर को देगा। ग्राफ ऐसा होगा। अब इसमें मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल में, फिर वापस से उल्टा एंड सो ऑन चलते रहेगा। तो ये जो ग्राफ बन रहा है उसका फ्रीक्वेंसी यही। प्रॉब्लम इसका है कि ये एक भी फ्रीक्वेंसी पे काम कर सकता है। नाउ क्वेश्चन है कितना टाइम लगता है पूरे का पूरा इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक में कन्वर्ट होने के लिए। तो आंसर है ये T/2, तो T/4 टाइम लगता है। इतना टाइम लगेगा पूरा इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक में कन्वर्ट होने के लिए, ये याद रखना है। क्वेश्चन है 50% कभी होगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक 50% कभी होता है, तो T/8 टाइम लगेगा, जहां पे दोनों 50-50% होंगे। ये पैरेलल रेजोनेंस, LC ऑसिलेटर दोनों सिखा लिए हैं। LC ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी याद रखना है 1/2π√LC।
तो दिस इज अबाउट ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्ट। हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैट से लेके एसी सर्किट तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कल मिलेंगे। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।